नमस्ते दोस्तों। बंधनों का तब तक पता नहीं चलता है जब तक आज़ादी की कोशिश न करें। ये जो कोट है सिंपली महिलाओं के लिए है। हम लोग जानते हैं कि बहुत ही प्राचीन समय से महिलाएं जो है वो अनेक प्रकार के उत्पीड़न समाज में सहती आ रही है। चाहे वो पर्दा प्रथा हो, रोजगार के लिए बाहर निकलना हो, कपड़े हो, हर एक चीज के लिए लगातार जो है वो महिलाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो इसी के लिए जो है राइटर के द्वारा कहा जाता है कि महिलाओं ने अक्सर उत्पीड़न की शिकायत तब की है जब उन्होंने कम प्रचलित रास्ते चुने हैं। ठीक है, जहां पे महिलाएं आमतौर पे नहीं जाती थी, चाहे रोजगार हो। जैसे सेना का ही एग्जाम्पल ले लें, सेना में ही पहले महिलाएं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे सेना के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ने लगी, लगातार जो है वो पुरुष प्रधान समाज को समस्याएं होने लगी। ठीक है, इसी में यहाँ पे कहा जाता है कि बंधनों का तब तक पता नहीं चलता है जब तक महिलाएं जो है सिंपली शांति से घर में रहती थी, तब तक जो है महिलाएं जो है अपने बंधन को महसूस नहीं कर पाती थी। जैसे ही वो अपनी आजादी के लिए कोशिश करने लगी, तब उन्हें पता चला कि मुझ पे इतनी तरह की पाबंदियां लगी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कोड था महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 6 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो हम लोग 3 आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी कल का आर्टिकल है और ये भी कल का आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने द हिंदू का डिस्कशन नहीं दिया था क्योंकि किसी कारण से कुछ समस्याएं आ गई थी, तो इसलिए ये दोनों महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, इसलिए आज मैं इसका डिस्कशन करूंगा। और एक और आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर से है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरनेम से संबंधित है कि उपनाम क्या है। एक महिला को अपनी पहचान चुनने का अधिकार है। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं जब शादी करके अपने पति के घर जाती है तो अपने पति का ही सरनेम जो है अपने नाम के पीछे लगाती है। ठीक है, लेकिन जब तलाक हो जाता है या फिर हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ठीक है, या फिर बहुत सी महिलाएं जो है अपना नाम नहीं चेंज करना चाहती, तो उन्हें भी बहुत जगह समस्याएं होती है। चाहे वो पासपोर्ट बनवाती हो या फिर उसके चिल्ड्रंस के एडमिशन के समय भी उनके नाम की समस्याएं होती है। अनेक तरह के पूछताछ किए जाते हैं, या फिर ज्वाइंट अकाउंट, जब बैंक का ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया जाता है उस समय भी अगर नाम डिफरेंट रहता है तो भी जो है अनेक प्रकार के अनावश्यक सवाल पूछे जाते हैं और कागजी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या कारण है, तो इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता को रोकता है। ठीक है, तो इसी समय पूरा का पूरा आर्टिकल है, हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों की छूट जो है उसको समाप्त कर दी। कल का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था, इसमें सिंपली कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों की जो छूट को समाप्त कर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में जो संसद सदस्य या फिर विधानसभा में जो छूट दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं, उसी संबंधित जो है कहा जाता है कि जो भी लोग कानूनी ढांचे से इतर सांसद हो या फिर विधायक हो कार्य करते हैं, खास के वोट देने के लिए किसी महत्वपूर्ण विषय पे अपने वोट करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपराधिक जुर्म है। इस पे एक निश्चित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, खास के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए, जो संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और एक ऐसी राजनीति बनाता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। इसलिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और कुछ चेंजेस किए गए हैं संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार की शक्तियों में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है हरित नौकरियों, मतलब कि वे नौकरियां जो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए मेनली लाई गई है। ज्यादा से ज्यादा जो है जॉब जनरेट हो रही है जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जैसे जैसे सोलर पैनल को हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लोग लेबर्स की आवश्यकता होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो इसी को कहा जाता है ग्रीन जॉब्स। या फिर और भी अनेक प्रकार के जो है वो एनवायरनमेंट को और बेहतर रखने के लिए जो जॉब क्रिएट होते हैं, उसी को हरित नौकरियां कहा जाता है। तो इसमें जो है लैंगिक असमानता देखी जा रही है। ठीक है,
जेंडर इनइक्वालिटी की समस्या देखी जा रही है, उसी के समाधान के लिए इसमें पूरा का पूरा आर्टिकल है। कहा जाता है इसमें लगभग 92% मेल्स को इसके लिए सही तरीके से प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन महिलाएं जो है इसमें प्रशिक्षण नहीं ले पाती है, वहां पे सामाजिक अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है हम लोग सरनेम से संबंधित डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो महिलाएं शादी के बाद आती है अपने पति घर, तो अपने पति का ही सरनेम उसको अपने नाम के पीछे लगाना पड़ता है। तो इसी के लिए एक अपील दायर किया गया है मिस दिव्या मोदी तोंगिया, ठीक है। तो उसी संबंधित पूरा का पूरा आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। महिलाओं को अपने पति के नाम से नहीं बांधा जाना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की अभी वर्तमान समय में तलाश हो रही है, चाहे वो पदानुक्रम हो या फिर पितृसत्तात्मक मानसिकता को उचित ठहराने वाले हर कार्य को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रयास की जा रही है और अपनी खुद की पहचान चुनने का अधिकार मांगते हुए सुश्री दिव्या मोदी टोंगिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि तलाक के बाद उन्हें अपने पहले के नाम पे वापस जाने की अनुमति दी जाए। मतलब कि जब वो अनमैरिड थी उस समय का उनको नाम वापस दिया जाए। मेनली जो कहा गया है, जो हस्बैंड का नाम है, जो टाइटल है, उसको चेंज करना चाहती है, ठीक है। इसी के लिए जो है ये याचिका दायर किया गया है। वह एक सरकारी अधिसूचना के रूप में बाधा के बाद, ठीक है, जब ये नाम अपना चेंज करना चाह रही थी तो सरकार द्वारा यहाँ पे चेंज करने नहीं दिया गया। उसी के बाद जो है ये अदालत पहुंची, जिसमें कहा गया कि एक विवाहित महिला जो तलाक के बाद अपने मायके के नाम का उपयोग करना चाहती है, उसे या तो तलाक के कागजात या फिर अपने पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। एनओसी लेना होगा अपने हस्बैंड से, या फिर जो तलाक संबंधित कागजात हैं उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है उनका जो अनमैरिड वाला नाम था बिना पति के टाइटल का, उसको फिर से दिया जाएगा। तो इसी में कहा जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 28 मई तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, क्यों जो है उनको जो है अपने पुराने नाम को बदलने के लिए अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए जवाब मांगा गया है। और अपनी याचिका में सुश्री मोदी टोंगिया ने कहा कि लिंग पक्षपातपूर्ण इस तरह का भेदभाव जो किया जा रहा है और उन महिलाओं के लिए अनावश्यक प्रतिबंध बनाता है जो अपना नाम चुनने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहती है। और यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि इसके लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होता है इन महिलाओं का, जिन्हें अपनी आजादी से नाम चुनने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जो एनओसी मांग सकते हैं पति से, ठीक है, और भी जितने भी तलाक संबंधित कागजात है, ये अनावश्यक जो है वो लिंग संबंधित जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है और यह जो है अत्यंत स्त्री द्वेष मानसिकता, यह भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। मतलब कि स्त्री के प्रति जो है वो द्वेष का मानसिकता दिखाई देता है यहाँ पे, जो किसी व्यक्ति की पसंद को नियंत्रित करना चाहता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी नाम को नहीं रख पा रहा है अपने पसंद का, तो कहीं ना कहीं जो है ये स्त्री द्वेष मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि वह उपनाम चुनने में सक्षम होना चाहिए जिसके साथ वह सहज हो और इसके लिए संघर्ष न करना पड़े, तभी तो जो है जेंडर इक्वलिटी के हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो यही जो आज हम लोग कोड डिस्कस किए, यहीं से आया था कि महिलाओं ने अक्सर उत्पीड़न की शिकायत तब की है जब उन्होंने कम प्रचलित रास्ता अपनाया है, जब भी वो समाज के निर्णय या पूर्व धारणा के अनुरूप नहीं चली है महिलाएं और अपने लिए अलग सोच, नया रास्ता ढूंढने का, नया रास्ता बनाने का प्रयास किया है अपने जीवन में, तभी जो है अनेक प्रकार के खास के रूढ़िवादी परंपराएं जो है उनके विकास में बाधक बनकर आती है, ठीक है। तो महिलाओं ने अक्सर उत्पीड़न की शिकायत तब की है जब वे प्रचलित रास्ता नहीं चुनती। उदाहरण के लिए महिलाओं ने शादी के बाद अपने पति का उपनाम नहीं चुनने का फैसला किया, तो क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाए या फिर बच्चों का नामांकन एडमिशन करवाए या फिर पासपोर्ट लेने के लिए जाए, तो यहाँ पे जब हस्बैंड और वाइफ का जो टाइटल है वो सेम नहीं होता है तो अनेक प्रकार के अनावश्यक सवाल पूछे जाते हैं या फिर कागजी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है महिलाओं को। ये जो है कहीं ना कहीं लिंगों के जो समानता के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बाधक बनकर आ जाता है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है एक समाज जो पहले से ही जाति आधारित पदानुक्रम से जूझ रहा है, उसे रिश्ते में किसी को ऊपरी हाथ देकर भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि लैंगिक पूर्वाग्रह
अंतर और अपमान के बिना सुरक्षित स्थान की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे कि लिंग संबंधी भेदभाव समाप्त किया जा सके। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में राजनीतिक और सामाजिक रूप से लैंगिक असमानताएं बरकरार है। महिलाएं घर पर अधिकांश अवैतनिक कार्य करती है और अक्सर वे विभिन्न कारणों से उन्हें श्रम बल से बाहर रखा जाता है। एक लड़की या महिला, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जब ग्रीन जॉब के बारे में अभी पढ़ेंगे ना अगला आर्टिकल, तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है जेंडर इक्वलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो इसी में आगे देख लेते हैं, एक लड़की या फिर महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं, यह अक्सर परिवार के पुरुषों द्वारा तय किया जाता है। और कभी कभी महिलाएं भी परंपरा के नाम पर इस तरह के अपमान को स्वीकार कर लेती है और इसलिए जो है उनकी जो बाधाएं हैं वो नजर नहीं आती है। जब वो बाहर नहीं निकलती, स्वतंत्रता की मांग नहीं करती है, स्वतंत्रता की चाह नहीं रखती है, तब तक उसे जो है जो बेड़ियां है उसकी लगी हुई उसे पता नहीं चलता है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ी मानवाधिकार चुनौती जो है वो लैंगिक समानता हासिल करना है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट कोट कर सकते हैं जहां पे जेंडर इनइक्वलिटी की बात होता है। ठीक है, और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना जो है सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। इसे हमें बढ़ चढ़ कर एकीकृत होकर सभी स्तरों पे आगे लाना होगा। तो इसी में आगे कहा जाता है विधायी समर्थन की आवश्यकता है, सही तरीके से नियम और कानून बनाने की आवश्यकता और मजबूत सामाजिक ढांचे के साथ साथ जमीनी स्तर पर बदलाव लाए बिना ही महिलाओं के बराबर होने की बयानबाजी द्वारा उद्देश्य को विफल कर देता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है बकवास करने से, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बोलने से जो लिंग समानता है, लैंगिक समानता का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। उसके लिए जमीनी स्तर पे, कानूनी स्तर पे, हर एक क्षेत्र पे, सामाजिक ढांचे पे आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तभी जो है वो हम लोग लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें सरनेम की बात की जा रही है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों की छूट जो है वो समाप्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट इंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब्स। यहाँ पे 7 जजों की बेंचों के द्वारा 25 साल पुराने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसे पलट दिया गया है। तो इसी में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही संसद सदस्य या फिर विधानसभा सदस्य जो है सदन में वोट या फिर भाषण के लिए रिश्वत के मामलों में अभियोजन से छूट का दावा अब नहीं कर सकते हैं। छूट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, भारत के यहाँ पे देख सकते हैं जो 7 जजों का बेंच था उनके नाम यहाँ पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़, उनकी अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस एस बोपन्ना, एम सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें रिश्वतखोरी जो है वो संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान थे, जैसे 105 हो गया, 194 हो गया। तो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में संसद और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इन अनुच्छेदों के तहत कानून निर्माताओं को प्रदान की गई कानूनी ढाल उन्हें अभियोजन से बचाती है। ठीक है, उन पर कोई भी सख्ती से बचाती है। उन्हें जो छूट था दिया गया था कि वो रिश्वत ले सकते हैं, ठीक है, अपराध से बचाती है। तो इसी को अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और ये प्रावधान यह भी सुनिश्चित करने के लिए रखे गए थे कि सांसद और विधायक अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई के डर के बिना भी कार्य कर सके। तो ये तो सही बात है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। विशेषाधिकार का बहुत जगह दुरुपयोग भी होता है। वे उन्हें बोलने की स्वतंत्रता देते हैं और सदन में उनकी टिप्पणियां या फिर किसी भी वोट में भाग लेने के लिए मुकदमा चलाने से बचाते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है वो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और एक ऐसी राजनीति बनाता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार और उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करता है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जो छूट थी खास के एमपीज और एमएलएस के लिए उसको हटा दिया गया है। तो पहले जो क्या क्या छूट दी गई थी 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, तो शीर्ष अदालत के हालिया फैसले ने पीवी नरसिम्हा राव मामले में 1998 के फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी हाल के जो निर्णय दिए हैं उसमें कहा है कि हम इस पहलू पर बहुमत के फैसले से असहमत है और उसे खारिज करते हैं। जो 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उससे वर्तमान समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है असहमत दिखाई दिए। तो पीवी नरसिम्हा राव मामले में आरोप लगे थे
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए रिश्वत ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत से फैसला सुनाया था। उस समय की बात की जा रही है, उसमें 5 जजों की बेंच थी कि सांसद और विधायक जो हैं वो रिश्वतखोरी के मामले में अभियोजन से तब तक छूट थी जब तक वे सौदाबाजी के अंत को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ऐसा साबित नहीं हो जाता है कि वे लोग सौदाबाजी कर रहे हैं, तब तक जो था उन्हें रिश्वत लेने का छूट था। तो हालिया फैसला में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि रिश्वत लेना एक अलग प्रकार का अपराध है और जो संसद या फिर विधानसभा के भीतर किसी विधायक के कार्यों या फिर शब्दों से जुड़ा नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 105 और 194 के तहत प्रदान की गई छूट जो है वो रिश्वतखोरी के मामले तक विस्तारित नहीं होती है, क्योंकि ये कानूनी निर्माताओं के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इस तरह का फैसला दिया गया है। तो आगे क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194 ये सारे अनुच्छेद जो लगातार जो है न्यूज में आते हैं उसे ध्यान रखिए। कभी कभी जो है यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 105(2) और अनुच्छेद 194 के संबंधित प्रावधान के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि रिश्वतखोरी में शामिल एक सदस्य एक अपराध करता है जो वोट डालने या फिर वोट कैसे डाला जाना चाहिए यह तय करने की क्षमता के लिए आवश्यक नहीं है। तो फैसले में कहा गया कि सदन या किसी समिति में भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि सुरक्षा देने के लिए ऐसे व्यक्तियों का एक समूह तैयार होगा। अगर उस समय जो 1998 में निर्णय दिया गया जिससे एमपी और एमएलए का एक सुरक्षा कवच बन गया रिश्वत लेने के लिए, तो इसलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस तरह का सुरक्षा जो है ऐसे लोग जो रिश्वत को ज्यादा बढ़ावा देते हैं वो एक ऐसा समूह तैयार कर लेते हैं जो कानून से अनियमित छूट का आनंद लेते हैं, उसका अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। तो इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जो है वो भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को कमजोर करने की क्षमता को यहाँ पे उजागर करता है। यहाँ पे सिर्फ कमजोर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जनता के विश्वास को भी खराब कर दे रहा है। ठीक है, पारदर्शिता भी खराब हो रही है, यहाँ पे निष्पक्षता भी खराब हो रही है। ये सारी चीजें जो है प्रभावित हो रही है। तो इसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कमेंट किया गया, तो इसमें कहा जाता है हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत है। उस मामले में फैसला जिसने विधायकों को वोट डालने के लिए रिश्वत लेने की छूट दी थी उसके व्यापक प्रभाव हैं और इसे खारिज करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अदालत ने 1998 के फैसले से पैदा हुई विरोधाभासी स्थिति की ओर इशारा किया, जहां एक विधायक जो रिश्वत लेता है और उसके अनुसार वोट देता है और उसे सुरक्षित रखता है, जबकि एक विधायक जो रिश्वत लेने के बावजूद स्वतंत्र रूप से वोट करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो यह फैसला जो है वो वोट के बदले नगद, वोट के बदले नोट, ठीक है, व्यापार की चुनौती को संबोधित करने और चुनावी जनादेश की अखंडता की रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है ये निर्णय। ठीक है, जनता के विश्वास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में कहा जाता है चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक पर रिश्वत लेने और उसके अनुसार वोट डालने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। हालांकि उन्होंने अब यह प्रतिरक्षा खो दी है, जो विशेषाधिकार था वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और एमएलए एमपी ने ये जो प्रतिरक्षा था, सुरक्षा था, इसे खो दिया है। और अदालत ने स्पष्ट किया है कि अपराध तब होता है जब कोई विधायक रिश्वत लेता है और सदन के भीतर प्रदान की गई छूट ऐसे मामले में सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। ठीक है, 2008 का कैश फॉर वोट घोटाला क्या था, इसी समय थे। तो भारतीय इतिहास जो है वो कैश फॉर वोट घोटाले का प्रमाण है, जिसने 2008 और 2015 में काफी चर्चा पैदा की थी। 2008 के कैश फॉर वोट घोटाले का एक भारतीय राजनीतिक घोटाला था जो कथित तौर पर भाजपा के एक राजनेता सुधींद्र कुलकर्णी द्वारा रचित था। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए ने 22 जुलाई 2008 को विश्वास मत हासिल करने के लिए कथित तौर पर भाजपा सांसदों को रिश्वत दी थी। ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है। तो लोकसभा में वोट जो है वो यहाँ पे अगला मामला जो है, लोकसभा में वोट देने के लिए सीपीआई के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा द्वारा भारत अमेरिका मुद्दे पर सरकार से परमाणु समझौता समर्थन वापस लेने के लिए भी रिश्वत लिया गया था, उस पर वोट करने के लिए। और एक व्याख्या जो एक सांसद की रिश्वतखोरी के अपराध के लिए अभियोजन से छूट का दावा करने में सक्षम बनाती उन्हें कानून से ऊपर रखेगा। ठीक है, इसलिए जो है इस तरह के बहुत से कारण थे, बहुत से डायमेंशंस थे जिसको फुलफिल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यह जो है वो संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के प्रतिकूल था, जो रिश्वत के लिए छूट था और कानून के शासन के लिए भी विध्वंसक था। इसलिए जो है इस तरह का
रिश्वतखोरी से संबंधित छूट जो था एमएलए और एमपी के लिए उसे समाप्त कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ग्रीन जॉब्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। मतलब कि जो भारत जो है लगातार हरित मिशन, ठीक है, लगातार जो है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो जॉब्स पे जो लोग लगते हैं उसी को कहा जाता है ग्रीन जॉब, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि निम्न कार्बन विकास, ठीक है, जितना मिनिमम से मिनिमम जो है कार्बन इमिशन हो उसमें परिवर्तन से 2047 तक भारत में लगभग 35 मिलियन हरित नौकरियां जुड़ने की संभावना है, ठीक है, 35 मिलियन हरित नौकरियां जो है वो जुड़ने की संभावना है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हरित नौकरियों को सभ्य नौकरियां जो पर्यावरण के संरक्षण को बहाल करने में योगदान देता है उसी के रूप में परिभाषित करता है हरित नौकरियों के लिए आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कई विनिर्माण, निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में फैले हैं जॉब के लिए, ठीक है, जिसमें परंपरागत रूप से महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व देखा गया है। तो महिलाओं और पुरुषों द्वारा हरित नौकरियों की ओर तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। विश्व स्तर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा हरित नौकरियों की तेजी से बदलाव देखने की संभावना है। भले ही भारत ने 2015 से 2021 के बीच अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 250% की वृद्धि की है, और जितने भी हम लोग सोलर पैनल जो छत पे लगा रहे हैं उसमें भी महिलाओं की संख्या केवल 11% ही रही है, ठीक है। जो कि वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 से पता चलता है कि महिला जो है वो श्रमिक ज्यादातर परिधान, जितने भी महिलाएं श्रमिक होती है वो ज्यादातर कपड़ों के उद्योग में काम करना पसंद करती है, ठीक है। कपड़ा, चमड़ा, भोजन और तंबाकू जैसे उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा वो श्रम करती हैं। इसके विपरीत भारतीय उद्योग परिसंघ की 2019 की रिपोर्ट से पता चला है कि बुनियादी ढांचे, परिवहन, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 85% जो कार्य करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल हैं, पुरुष हैं, ठीक है। ये जो है जेंडर इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि हरित नौकरियों के लिए प्रशिक्षण की भी अगर बात की जाए तो जहां हरित कौशल के लिए, ग्रीन स्किल्स के लिए जो पुरुष हैं उसको लगभग 85% पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं जबकि 90% जो महिलाएं हैं वो इस तरह के प्रशिक्षण से पूर्णतः जो है वो विमुख रह पाती है, दूर रह जाती है, जो ग्रीन जॉब के लिए सही तरीके से नेचर्स को सही नहीं समझ पाती है, ठीक है, उसको प्रशिक्षण ही नहीं मिल पाता है। जबकि 90% से अधिक महिलाओं का मानना था कि सामाजिक मानदंड, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि सामाजिक मानदंड भी एक ऐसा फैक्टर है जो महिलाओं को हरित नौकरियों से संबंधित प्रशिक्षण के लिए दूर ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रशिक्षण में उनकी भागीदारी को सीमित करता है सामाजिक मानदंड, ठीक है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता हो सकता है, ठीक है, पक्षपातपूर्ण सोच हो सकता है, ठीक है। तो इन प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंडों में यह विश्वास जैसे कि कारक शामिल हैं जिसमें महिलाएं कुछ तकनीकी भूमिकाओं के लिए अनुपयुक्त हैं, जैसे सुरक्षा संबंधी चिंताएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, एसटीईएम, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड में कम प्रतिनिधित्व और पारिवारिक बाधाएं भी देखी जाती है खासकर महिलाओं के लिए, ठीक है। जैसे जैसे भारत जो है वो हरित परिवर्तन को अपना रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाना और जलवायु कार्यों में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का काम जो है, जिससे कार्बन का कम उत्सर्जन हो और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अर्थव्यवस्था के सह लाभों को अनलॉक करने की कुंजी में से एक भी महिलाओं को माना जा रहा है। मतलब क्लियर कहा जा रहा है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन जॉब्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समाज को शिक्षित कर पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे, ठीक है। महिलाएं जागरूक करने में ज्यादा बेहतर होती है पुरुषों की तुलना में, यहाँ पे यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो कम कार्बन उत्सर्जन से संबंधित नए नए तकनीक को गांव तक, शहरों में पहुंचाने में, जागरूक करने में लोगों को सफल हो जाएगी। और हरित नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ाने से और भी बहुत से फायदे हो सकते हैं, उनका परिवार भी इन चीजों से जागरूक रहेगा, जिससे आने वाला भविष्य भी ऑलरेडी जो है वो शिक्षित रहेगा। तो डेटा में क्या क्या गैप्स देखे जाते हैं, तो भारत में हरित नौकरियों के लिए महिलाओं के काम के परिदृश्य को समझने के लिए सीमित डेटा है, ठीक है, डेटा ही उपलब्ध नहीं है महिलाओं के लिए। तो हरित विकास के लिए उभरते क्षेत्रों का मानचित्रण, तो यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जितना भी हरित विकास के लिए जो मानचित्रण किया जाता है, जो प्लानिंग किया जाता है और हरित नौकरियों पर लिंग विभाजित डेटा एकत्र करना महिलाओं की भागीदारी में सुरक्षा के लिए सबसे शुरुआती बिंदु है। जब हमें पता होगा कि कितना डेटा है महिलाएं जो इन्वॉल्व होती है ग्रीन जॉब्स के लिए, तभी तो हम आगे चलकर महिलाओं के लिए नए नए
तरीके उत्थान के लिए ला सकते हैं, उनके लिए प्लानिंग सही तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है शुरुआती बिंदु। तो विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई छिपी और अदृश्य भूमिकाएं जो है, विभिन्न क्षेत्रों में या फिर भौगोलिक क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य करती है, उनकी अदृश्य भूमिकाओं पर विचार करते हुए महिलाएं श्रमिकों और उद्यमियों पर निम्न कार्बन संक्रमण के वर्तमान और भविष्य के प्रभाव पर साक्ष्य बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम आगे चलकर महिलाओं को और ज्यादा ग्रीन जॉब्स में इन्वॉल्व कर सके। तो ये लिंग विश्लेषण आयोजित करने के समय समय पर श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से हरित नौकरियों पर लिंग आंकड़े एकत्र करके और हरित संक्रमण में महिलाओं की भूमिका पर जोर देने और प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाया जा सकता है। ठीक है, और भारत में जितने भी स्नातक किए हैं साइंस में, खास के महिलाएं जो हैं एसटीएम बैकग्राउंड के हैं, वो स्नातकों की कुल संख्या में से 42% महिलाएं होने के बावजूद, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से लगभग 42% जो है वो महिलाएं ग्रेजुएट हैं, और वे इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्माण कार्यक्रम में केवल 30.8% ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जो हरित संक्रमण के लिए प्रमुख क्षेत्र है, और इस अंतर को कम करने के लिए हरित नौकरियों से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरुआती व्यवहारिक शिक्षा, सलाह, छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और जागरूकता पैदा करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महिला उद्यमियों का समर्थन कैसे किया जाए? तो महिला उद्यमियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिंग केंद्रित वित्तीय नीतियां बनाई जाए और उत्पाद हरित संक्रमण बाजार में प्रवेश करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। ठीक है, संपार्श्वित मुक्त ऋण, उसके बाद वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण, सहायक नेटवर्क का निर्माण किया जाए, जिससे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ पाए कि ग्रीन जॉब्स हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए साख का आकलन करें। ठीक है, महिलाओं को उद्यमी के रूप में भी ज्यादा प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। ऋण वितरण दिया जाएगा, लोन दिए जाएंगे आसान किस्तों पे, और परिचालन लागत को कम करने के लिए उपयुक्त उपकरण भी विकसित किए जाने चाहिए। तो इसी में राइटर के द्वारा जो है वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, आय का रास्ता, तो इनके समाधान के लिए क्या कहा जाता है कि कम कार्बन विकास रणनीति में लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए अधिक महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति में लाने, ठीक है, लीडर बनाने के लिए हरित नौकरियों में महिलाओं के एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद लिंग न्याय संगत परिवर्तन एक बहुआयामी रणनीति की मांग करता है, जो रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। महिला उद्यमियों और श्रमिकों के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और वित्त का विकास उठाने के लिए सरकारी, निजी क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के बीच साझेदारी की भी आवश्यकता है। ठीक है, जो व्यवसायों को लैंगिक न्याय की केंद्रीयता को पहचानना चाहिए और रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण मौजूद बाधाओं को कम करने और हर किसी को लाभ पहुंचाने वाले न्यायपूर्ण परिवर्तन के लिए समान नौकरी के अवसर को बढ़ावा देने के लिए ही हरित संक्रमण की पूरी प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है, यह काम की नई दुनिया की मांग को पूरा करने में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करने और उसका समर्थन करने और भविष्य के ऐसे रास्ते को सह डिजाइन करने का समय है जो सामाजिक रूप से न्याय संगत और सभी के लिए समावेशी होगा। तभी तो जाकर हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन को लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो फीमेल्स, महिलाओं का बहुत योगदान हो सकता है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, इसी को कहा जाता है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, NUCFDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है NUCFDC की स्थापना जो है वो RBI द्वारा गठित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विश्वनाथ समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट है NUCFDC मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। तीसरा स्टेटमेंट है यह राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी, केवल दो ही सही है। पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। ठीक है, और दूसरा कथन जो है ये गलत है। इसी में कहा जाता है कि गृह मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, उसी को कहा जाता है NUCFDC का शुभारंभ किया। तो ये ध्यान रखिएगा, किसने किया? तो गृह मंत्री ने, जो शहरी सहकारी बैंक के लिए
छात्र संगठन के रूप में कार्य करता है और इसका पहला उद्देश्य है यूसीबी क्षेत्र को, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रूप में आधुनिक बनाना और मजबूत करना, जिससे कि बैंकों और ग्राहकों को लाभ हो सके, ठीक है। तो इसी में एनयूसीएफडीसी की स्थापना जो है वो आरबीआई के द्वारा गठित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विश्वनाथन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल रूप से भारत के संविधान में 5 विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है संसदीय विशेषाधिकार। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एमपी और एमएलए के रिश्वतखोरी के जो विशेषाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया। 1998 का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच, उसको पलट दिया गया 7 जजों का बेंच के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसी समय का क्वेश्चन है। तो दूसरा स्टेटमेंट है संसदीय विशेषाधिकार जो है वो राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं होते, जो संसद का अभिन्न अंग भी है। तीसरा स्टेटमेंट है अब तक भारत की संसद ने सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाए हैं। तो क्या हो जाए इसका सही उत्तर? तो इसका भी सही उत्तर जो होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 5 विशेषाधिकार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सांसद और विधायक जो है वो रिश्वतखोरी के लिए छूट का दावा नहीं कर सकते, अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत, ठीक है, संरक्षण को हटा दिया गया। और इस मामले में सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बहू है पर वोट के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इसी में आगे कहा जाता है कि संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं होते हैं, जो संसद का अभिन्न अंग है, और संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है। इसलिए जो है वो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है मूल रूप से संविधान अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख करता है, 5 नहीं, ठीक है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं होगा। और नीचे क्या है सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और वे 5 स्रोतों पे निर्भर करते हैं, जैसे संवैधानिक प्रावधान हो गया, संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय सम्मेलन और न्यायिक व्याख्याएं, इन सारी चीजों से जो है विशेषाधिकार जो है सुनिश्चित किए जाते हैं, एमएलए और एमपी का, मतलब कि संसद और विधानसभा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये नाम याद रखेगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इसका मुख्यतः उद्देश्य जो है वो राज्यों में डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों को आगे बढ़ाना, ठीक है, ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। जैसे लिथियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, फिरोजा हो गया, जिरकोनियम हो गया, नायोबियम हो गया, टैंटलम हो गया। तो खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार उपरोक्त कितने खनिजों को भारत की परमाणु खनिज सूची से हटा दिया गया है? ये ध्यान रखिएगा, हटा दिया है। कितने खनिजों को हटा दिया गया है? तो सभी खनिजों को हटा दिया, मतलब कि सभी 6 खनिजों को यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2023 को खनन और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधित किया, जिससे कि जितने भी निजी प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स थे, चाहे लिथियम हो, टाइटेनियम हो, बेरिलियम हो, जिरकोनियम हो, नायोबियम हो और टैंटलम हो सहित अन्य 5 महत्वपूर्ण खनिजों का खनन करने की अनुमति मिल गई, ठीक है। और इन 6 खनिजों को देश की परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस सभी चीजों को परमाणु के खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में बायोट्रिग शब्द का उल्लेख किया जाता है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। एक हालिया अध्ययन में ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्तर पर पायरोलिसिस का उपयोग करते हुए बायोट्रिग नामक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक पेश की गई है, और यह प्रक्रिया जो है वो जैविक कचरों को जैव तेल, सीन गैस और बायोचर उर्वरक जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करती है, ठीक है। इसलिए जो है ये नाम याद रखेगा बायोट्रिग, जो कि सॉलिड वेस्ट के लिए है।
ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड बेस से एनर्जी बनाता है नए नए तकनीकों के द्वारा, बस यही सिंपली समझना है। ठीक है, तो बायोट्रिक प्रणाली का लक्ष्य जो है वो विभिन्न ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करना, जिसमें इंडोर वायु प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण और विश्वसनीय बिजली की कमी, इन सारी चीजों को समाप्त करना। ठीक है, बायोट्रिक का जो है मुख्य उद्देश्य थे। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने कल का भी बचा हुआ आर्टिकल डिस्कस किया और आज का भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया, और 5 जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आने वाले यूपीएससी के 2024 के पीटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और